तो हमने देखा कि परिमाण कैसे निकालते हैं दो सदिश का, ठीक है। यदि दो सदिश के मध्य कोण थीटा हो तो उसकी जो परिमाणी होती है, रिजल्टेंट होता है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है, ये होता है। अब इसी पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको समझ लेते हैं। ठीक, सबसे पहली बात, यदि cos थीटा का मान 1 हो जाए, यहाँ पर cos थीटा का मान 1 हो जाए, मतलब थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि एक सदिश A ऐसा है और दूसरा सदिश भी इसी दिशा में है, B। A सदिश और B सदिश दोनों इसी दिशा में है, तो इनके मध्य कोण क्या होगा, 0 डिग्री। तो कोण 0 डिग्री हो गया, तो R का मान क्या होगा, ये पूरा पोर्शन यहाँ पे ये वाला हिस्सा हो, यहाँ से तो चला गया, तो हो गया a² + b² + 2ab। तो इसको a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर में रूट लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, a + b। इसका मतलब अधिकतम मान इसकी तब होगी जब इसकी मान अधिकतम होगी, इसकी मान अधिकतम तब होगी जब मध्य 0 डिग्री होगा, उनके मध्य कोण, मतलब cos थीटा का मान 1 हो जाए। इसका मतलब अधिकतम मान क्या होगा, इसके परिमाण का केवल योग, जोड़ दो उसको, ठीक है। तो वो तभी होगा जब दोनों एक ही दिशा में लग रहे होंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इसकी न्यूनतम मान के बारे में बात करें तो इस R की न्यूनतम मान तब होगी जब cos थीटा का मान न्यूनतम होगा। अब cos थीटा का मान न्यूनतम कब होगा, जब थीटा का मान 180 डिग्री हो जाए। तो 180 डिग्री होने का मतलब क्या होगा, दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं। ये A सदिश है, ये B सदिश है, ऐसे, तो इनके मध्य कोण 180 डिग्री हो गया। अब आप इसी सूत्र को देखो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, a² b² - 2ab हो गया, ठीक है, -2ab। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, a - b में पूरे में स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये क्या बन गया, a - b। मतलब न्यूनतम मान इसकी क्या होगी, दोनों को घटा दो, वही न्यूनतम मान होगा। ठीक है, आया समझ में। इसका मतलब ये भी पता चल रहा है कि ये अधिकतम मान है और ये न्यूनतम मान है। तो कोई भी, यहाँ नोट करके लिख देता हूं, इसका मतलब कोई भी मान, कोई भी सदिश का, दो सदिश का योग का मान इससे अधिक मतलब दोनों को घटा दो, और इससे छोटी होगी या बराबर होगी, इसका मतलब दोनों को जोड़ दो। तो अगर दो सदिश का मान दिया हो, परिमाण दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि उसके सदिश योग का वेक्टर एडिशन करोगे, सदिश तरीके से जोड़ोगे, तो उसका मान क्या होगा, और अब कोण नहीं दिया गया, तो 4 ऑप्शन अगर दिया गया है तो आपको पता होगा कि आपका जो भी उत्तर है वो उसके घटाव से जोड़ के मध्य ही आने वाला है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। ठीक है, अब सुनो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि सदिश A तथा B अभिलंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, आपस में लंबवत हो, मतलब किस तरह से हो, एक सदिश ऐसी है और दूसरी सदिश ऐसी है, तो A और ये है B, और इन दोनों के मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री है। तो यदि इस तरह से हो तो इसकी रिजल्टेंट क्या होगी, cos 90 का मान बताओ, 0। तो 0 हो गया, तो यहाँ पे केवल क्या रह गया, रूट के अंदर a² + b², ऐसे। ठीक है, तो ये हो गई बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसको अगर आप जोड़ो, ऐसे इस तरीके से जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या बनाओगे, एक समचतुर्भुज, और ये हो गया इसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होगा, √a² + b²। ठीक है, और यहाँ से कोण क्या बनेगा,
वो बीटा बनेगा। इसका tan बीटा का मान क्या लिखोगे यहाँ पे? tan बीटा का मान, tan का मान ये हो गया लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है? b, तो b बटा a का मॉड। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब बता दिया हूं मैं आपको क्या होता है। ठीक है, तो कभी भी 90 डिग्री का कोण हो तो उसके मध्य जो रिजल्टेंट का एंगल आता है वो ऐसे निकल के आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है आगे। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर होते, a और b का मान बराबर होता, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो tan बीटा का मान 1 हो गया, तो बीटा का मान क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिनको आपको लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको लिखिए, फिर आगे सवाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है कि दो सदिश ऐसे हैं जिनका परिमाण, जिनकी मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड है 10, एक है 10 और दूसरा है 5। ठीक है, और एक दूसरे के मध्य कोण कितना है? 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, परिमाणी का परिमाण ज्ञात करना है आपको। सबसे पहले मैग्नीट्यूड बताना है, एवं 10 यूनिट जो बन रहा है ना, 10 जो इसकी मैग्नीट्यूड है, उस सदिश के साथ परिमाणी का कोण ज्ञात करो। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो चलो सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले इसका चित्र बना लीजिए। चित्र बनाएंगे तो अपने आप ही समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो चित्र देखिए, क्योंकि 10 के साथ कोण ज्ञात करना है आपको, तो 10 को यहां बना लीजिए ऐसे। ये हो गया 10। ठीक है, इस 10 को मान लेते हैं ये A है, A, और B के मध्य कोण B कितना है? 5 मान लो इसको, इसका मैग्नीट्यूड है, और इसके मध्य कोण कितना था? 120। तो आपको इसका क्या निकालना है? रिजल्टेंट। तो यहाँ पे इसका ऐसे बना लो, इसको क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज वाला नियम। ठीक है, अच्छा, तो ये बीटा हो गया, इसके साथ जो कोण बनेगा बीटा हो गया। तो सबसे पहले R निकालिए। तो R कैसे निकलेगा? R का मान क्या होता है जल्दी बताओ? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा का रूट। ठीक है, a का स्क्वायर कितना हो गया? 10 का स्क्वायर। b का स्क्वायर कितना हो गया? 5 का स्क्वायर। 2 10 5 cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री। तो कितना होगा जल्दी लिखा? 100 प्लस 25 प्लस ये 2 गुने 50 गुने -20। cos 120 का मान क्या होता है? माइनस आधा। तो ये एक दूसरे को काट दिया, अभी रूट यहीं पर ही है। ठीक है जी, अब ये -50 है, ये +25 है, तो माइनस 25 हो गया। ठीक है, तो ये 75 हो गया, 100 में से 25 गया तो 75, तो इसको 25 गुने 3 लिख सकते हो, तो ये बन गया 5√3 यूनिट। ठीक है, ये कोई कुछ ना कोई यूनिट होगी। पहला सवाल का जवाब आ गया। परिमाणी का परिमाण ये आ गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब क्या निकालना है? एंगल निकालना है। क्या निकालना है? बीटा। तो फिर से वो सूत्र लगा दीजिए। मैंने अभी क्या सिखाया आपको? मैंने सिखाया tan बीटा का मान कैसे लिखते हैं। तो मैंने सिखाया कि जिससे आप कोण लेते हैं उसको छोड़कर जो है उसी का साइन और कॉस लिखना है। तो b साइन 120 डिग्री बटा b कॉस 120 डिग्री प्लस a। तो a को मैं पहले लिख देता हूँ, a प्लस। ठीक है, तो सूत्र याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? a प्लस b
cos 120 डिग्री। ठीक है, चलिए b का मान क्या है 5, तो 5 साइन 120, साइन 120 कितना होता है, साइन 120 जो साइन 60 का मान होगा वही साइन 120 का मान होगा। ठीक है, तो चलिए b का मान क्या है, b का मान है 5, तो 5 को गुना किससे करना है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में है, तो सेकंड में पॉजिटिव होता है साइन, तो 60 डिग्री साइन 60 कितना होता है √3/2। अब a का मान 10 और b इतना, तो बन गया माइनस b कितना है 5/2, क्योंकि cos 120 का मान माइनस आधा। चलो तो यहाँ से इसका लघुत्तम ले लो, एलसीएम ले लो, तो 20 हो गया, ये 2 और 2 कट जाएंगे, तो 5√3/20 में से 5 गया 15, तो इसको काटो, क्या बना 1/3, फिर 1/√3, 1/√3 बन गया। तो tan बीटा का मान 1/√3 है, तो बीटा का क्या कोण होगा बताओ, तो बीटा का कोण हो गया 30 डिग्री का कोण। ठीक है, तो बिल्कुल सूत्र वाला मैंने सवाल करवाया था, तो इसको लिख लीजिए आप, फिर एक और सवाल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए वो क्वेश्चन समझ आया। अब सवाल नंबर 2 देखिए, इस बार क्या है, इस बार यहाँ लिखा हुआ है कि यदि a सदिश और b सदिश का योग c सदिश योग के बराबर है और ये भी दिया गया है कि तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, तब a तथा b के मध्य कोण ज्ञात करें। समझ में आया सवाल, कि यदि यदि a प्लस b बराबर c है और तीनों का मान भी बराबर है, तो बताएं उनके मध्य कोण क्या है। आपको ये थोड़ी सी एक अचंभित लग रहा होगा ये बात, है ना, आपको बड़ा ही आश्चर्य लग रहा होगा कि यदि इन दोनों को जोड़ेंगे और ये तीसरे के बराबर है, तो तीसरा इन दोनों के बराबर कैसे हो गया। यही सदिश है बेटा, सदिश की यही कहानी है कि कोण में उसका उत्तर होता है, ना कि अलग अलग, अलग अलग नहीं जोड़ते। ठीक है, अलग अलग नहीं जोड़ते। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें, और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। इसको करने के लिए मान लेते हैं, माना लेट मॉड a मॉड b तीनों ही बराबर है, तो उसको x मान लो। ठीक है, तीनों x मान लो, तो क्योंकि c उसका है तो ऐसे लिख सकते थे ना, c a² b² प्लस 2ab cos थीटा, क्योंकि c उसका क्या है, योग है। सही है, तो इसके जगह क्या लिखोगे, x, दोनों को स्क्वायर कर दो तो x² हो गया, ये भी x² हो गया, x² हो गया, x² cos थीटा। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 0, इसको ले आओ इधर, तो इसको अगर लाओगे, मुझे निकालना क्या है, निकालना है कोण, ये निकालना है ना, तो ये दोनों कट गए कि 0, इन दोनों से x² कॉमन ले लो, इधर भेज दो, वो भी 0 हो जाएगा, या चलो मैं इधर भेज देता हूँ, -x² बराबर 2x² cos थीटा। अब इन दोनों को भाग दे दो,
तो इससे क्या निकल के आया, कॉस थीटा का मान -1/2। तो इसका मतलब थीटा का मान 120 डिग्री हो गया। यही था बस। तीसरे सवाल कर ले या इसको लिखोगे? लिख लेना, मैं तीसरा सवाल आपको करा ही देता हूं। तीसरा सवाल ऐसा है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए is equals to 3 and magnitude of b equals to 6, मतलब समझ पा रहे हो? यदि a का मैग्नीट्यूड 3 है, b का 6 है एंड रिजल्टेंट मतलब इनका परिमाणी की बात हो रही है। परिमाण जो है वो इनमें से जो सबसे छोटा सदिश है उस पे लंबवत है वो, यानी परपेंडिकुलर है। एंड रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत। ठीक है, किसके? स्मॉलर है। इसमें से छोटा कौन है? ए। इसका मतलब ए के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आपको निकालना है कि इनके मध्य कोण क्या है। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये। तो चलो करो इसको। कैसे करेंगे? देखो, एक सूत्र तो है हमारे पास। कौन सा सूत्र? tan बीटा वाला सूत्र, जिसमें बीटा का मान क्या है? 90। ठीक है, तो tan बीटा तो परिभाषित है नहीं, तो क्या करोगे? जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला हिस्सा, उसको 0 कर दोगे, वो हो जाएगा सॉल्व। लेकिन मैं तुम्हें किसी दूसरे मेथड से सिखाना चाहता हूँ। सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। देखो बताता हूँ क्या है यहाँ पे, कि सबसे पहले इसका अगर आप चित्र बना लें, चित्र, तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखो कैसे। ये छोटा है सदिश, तो ये हो गया ए। ठीक है, और जो इसका रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है, ऐसे। ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यही सवाल में दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट, ये हो गया बी, ये ए है, ये बी। तो आपको क्या ज्ञात करना है? इनके मध्य कोण कितना है, ये वाला मान, ये कोण बताना। ठीक है, कितना है। तो इसको निकालने का एक तो आपके पास वो सूत्र है, क्या है? tan बीटा बराबर, जिससे कोण बनाते हैं उसके ऊपर वाला लिखते हो, b sin थीटा b cos थीटा प्लस ए। अब ये है 90, तो ये क्या बन जाएगा? 0। तो क्या लिखोगे? दिस बराबर 0। तो 0 लिखोगे तो cos थीटा बराबर क्या बना? cos थीटा बराबर -a/b, है ना। इसको 0 करोगे तो -a, फिर b से भाग हो जाएगा। तो a और b दिया हुआ है 3 और 6, तो -½ हो गया। तो ये क्या बन गया? -आधा। तो थीटा का मान क्या बना? 120 डिग्री। आया समझ? मैं नहीं चाहता कि ये मेथड से करो। ये तरीका नंबर 1, ये मेथड 1 है। मैं आपको सिखाना चाहता हूं इसके चित्र से, है ना। इसके ज्योमेट्री से आप कैसे करोगे? ज्योमेट्री से करोगे। देखिए, ज्यामिति से ये 90 है ना। तो अगर ये कोण आप निकाल लो तो 90 से जोड़ दोगे तो वो टोटल आ जाएगा। सही है। तो इसको मैं क्या बोल दूँ? इसको अल्फा बोल देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ एक 90 डिग्री का एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, जिसमें इसका मान क्या है? इसकी लंबाई क्या है? बी कितना है? 6।
ये 6 है और ये कितना है a, तो ये a है तो ये भी a हुआ, ये कितना है बताओ यहाँ से 3, तो इसका क्या होगा साइन अल्फा, तो साइन अल्फा बराबर साइन क्या क्या होता है सामने वाला यानी कि लंब बटे कर्ण, तो 3/6 मतलब 1/2, तो साइन अल्फा का मान अगर आधा है तो अल्फा का मान 30 डिग्री होगा, तो थीटा का मान क्या होगा 90 प्लस अल्फा मतलब 120 डिग्री। आ गया खुद, ठीक है। तो दोनों ही तरीका आपको आना चाहिए, चित्र से भी आना चाहिए और सूत्र से भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि दो सदिश को जोड़ने का मैंने आपको तरीका बताया, अब दो सदिश को घटाने का तरीका सीखेंगे, वो घटाएंगे कैसे, ठीक है। इसको लिख लीजिए। चलिए अब सदिश को घटाने का नियम सीखते हैं, ठीक है। कैसे घटाएंगे, देखो मैंने आपको सिखाया है कि ए सदिश को बी सदिश से अगर जोड़ना है तो ऐसे जोड़ते हैं। घटाने का मतलब क्या है कि अगर आप घटाना चाहते हैं तो घटाने का कोई अलग से नियम नहीं है, आप जोड़ दीजिए -b से। अब ये ऋणात्मक सदिश क्या है, एक नेगेटिव वेक्टर क्या है, इसको सीखना पड़ेगा। तो नेगेटिव वेक्टर कुछ भी नहीं है, ये वही सदिश है जिसकी दिशा विपरीत है पुराने सदिश है, ठीक है। मतलब 180 डिग्री विपरीत दिशा में। मैं आपको अभी बताता हूँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो ये था B और ये है A, ठीक है। इनके मध्य कोण थीटा डिग्री, तो ये है A प्लस B। A प्लस जोड़ना क्या है माइनस बी को जोड़ना है, तो ये हो गया A जोड़ B, ठीक है। अब इस B का आपको क्या करना है 180 डिग्री विपरीत दिशा में लेके जाना है, तो विपरीत दिशा में लेके जाओ तो ऐसे हो गया, ठीक है। इसको ऐसे कर लो और ये हो गया A अभी भी वैसे ही है, जैसा A है वैसे ही अभी भी A है, पर B इधर आ गया -B, ऐसे, ठीक है। अब इसको जोड़ो, अब इसको जोड़ना है आपको, तो जोड़ने का नियम अभी वही आएगा। कैसे जोड़ोगे, यहाँ पे सम चतुर्भुज का नियम लगा देना है, पैरेललोग्राम लॉ, ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दो, इनके मध्य कोण कितना हो गया देखना, अब हो गया पाई माइनस थीटा। अगर पहले थीटा था तो अब पाई माइनस थीटा हो गया। तो आज अब से हम क्या सीखेंगे कि a माइनस बी जो वेक्टर है, मान लो वो c वेक्टर है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर क्या लिखोगे, वो लिखोगे √a² प्लस b² प्लस 2ab। कितना कोण है इनके मध्य, cos पाई माइनस थीटा, ये हो गया इसका कोण पाई माइनस थीटा। अब बताओ, मैंने आपको मैथ्स में बेसिक मैथ्स में सिखाया था कि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में वो नेगेटिव होगा, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगी। तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसके जगह लिख सकते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। तो अब इसको ही सूत्र बना के रख सकते हो आप, ठीक है। और क्या है ये सूत्र, कोई भी एक याद रखना है आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। समझना इस पॉइंट को समझना है आपको। क्या समझना है कि अगर आप -2ab cos थीटा लगाएंगे तो थीटा किसके मध्य का कोण होगा, a और प्लस b का। ये b है सदिश, तो इनके मध्य का कोण थीटा है, लेकिन -b और a के मध्य का कोण पाई माइनस थीटा है। तो यदि आप इसको जोड़ने का नियम बनाना चाहते हैं तब तो फिर यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा और यहाँ पे cos पाई माइनस थीटा लगाना होगा। लेकिन आप सीधा एक ही सूत्र याद रखना चाहते हैं कि a और प्लस b में बोल रहा हूँ बार बार, a और प्लस b के मध्य कोण थीटा है, तो फिर यहाँ माइनस लगाओगे और यहाँ cos थीटा लगाओगे, ठीक है। तो a प्लस बी क्या होता है, a² b² प्लस 2ab cos थीटा। a माइनस b क्या होता है, a² b² माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है।
तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, इन दोनों को मिला दूं, तो देखो ये एक सम चतुर्भुज है। क्या है? सम चतुर्भुज। तो ये जो इसका डायगोनल है, जो वक्र है, वो a प्लस बी है, और ये वाला क्या है? a माइनस बी। तो अगर इन दोनों को जोड़ दो, मतलब एक ही चित्र बनाओ, तो इस चित्र में आपको क्या समझ में आएगा? यदि आप समचतुर्भुज बना रहे हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से बना रहे हैं कि ये B है और ये A है, ठीक, तो एक डायगोनल, ये वाला डायगोनल, इसको बोल देता हूं मैं D1। अगर एक डायगोनल इसका योग है, जोड़ रहे हो, तो दूसरा जो इसका डायगोनल बनेगा वो इसका घटाव करने के बाद बनेगा। तो D2 बराबर A माइनस B। तो इसको याद कैसे रखोगे? इसको याद रखोगे, ये प्लस है, दोनों में ये प्लस ही है, नीचे वाला माइनस हो रहा है, ठीक है, ये वाला माइनस हो रहा है। तो जो भी सदिश यहाँ होगा उसको नेगेटिव लगा के जोड़ दो। सही बात है? चलिए, तो नेगेटिव वेक्टर कुछ नहीं होता, वो प्लस ही है, उसका विपरीत हो जाता है। अब इसी में मैं आपको एक और कंसेप्ट दे देता हूं और फिर सवाल में लेके जाता हूं, ठीक है, और वो है जीरो वेक्टर, ठीक है, शून्य सदिश। शून्य सदिश वो क्या होता है? वो ऐसा होता है, मान लो मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि एक A सदिश, ये B सदिश, और मैंने इधर से एक C सदिश ले लिया, ऐसे C। तो इनके बीच में क्या संबंध होगा? क्या आप बोल सकते हैं A प्लस बी बराबर C है? नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें इधर से होना चाहिए। तो चलो, मैं अगर इसको जबरदस्ती लिख दिया इस तरह से, इधर से ऐसे लिख दिया, तो इस सदिश में और इस सदिश में क्या अंतर है? मैंने इसकी दिशा विपरीत कर दी है ना, तो ये क्या बन गया? माइनस C, ठीक है। तो ये A सदिश है और ये B सदिश है। अब बताओ इनके मध्य क्या संबंध होगा? अब आप कह सकते हो कि A प्लस बी बराबर माइनस C है, क्योंकि ये माइनस C सदिश है। अगर इसको इधर ले आओ तो ये क्या बनेगा? A प्लस बी प्लस C बराबर 0। इसका मतलब यही चीज है ना, मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, इसको इस तरह से लिख दिया है। चलो इक्वल टू कर देते, इसी को मैंने ऐसे लिखा। तो इससे नियम ये बना कि यदि आप सदिश को इस तरह से लिखें कि वो एक क्लोज लूप बन जाए, मतलब टेल हेड टेल हेड टेल हेड, देखो ये क्लोज बन गया, ठीक है। तो यदि क्लोज लूप बनाता है, क्लोज लूप मतलब एक बहुभुज है, यानी कि बहुभुज, कोई भी बहुभुज ले लो जो एक ऑर्डर में बने, मतलब इसको खत्म या दूसरा चालू, वो खत्म ये चालू, ये खत्म ये चालू, ऐसे हो रहा है, तो उसका रिजल्टेंट यानी परिमाण शून्य होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अब मैं अगर इस तरह से बताऊं, एग्जाम्पल नंबर 2। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूं तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। एक और उदाहरण ले लेता हूँ, ये 1 है, ये 2 लेके चलता हूँ मैं, ये अलग टॉपिक चल रहा है, ठीक है।
मैं ऐसे लेके चल रहा हूं, यूं, सारे के सारे सदिश हैं, ठीक है। बताओ इन सभी का योग क्या होगा? सब में मैंने नाम दे दिया, ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश, डी, ई, एफ। तो मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ क्या होगा, ये बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि देख रहे हो ये एक ऑर्डर में बन रहा है। ऑर्डर का मतलब ये खत्म, ये दूसरा चालू, खत्म चालू, खत्म चालू, टेल हेड, सर पूंछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बराबर 0, ऐसे, ठीक है। तो अगर इनके मध्य कोण सभी में सम कोण बन रहा है, अगर मान लो मैंने एक ऐसा उदाहरण ही ले लिया जिसमें यहाँ कोण वही है जो यहाँ कोण है, थीटा है तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। तो सभी में अगर थीटा बनेगा तो वो कैसा बन जाएगा? सम बहुभुज, पॉलीगन बन जाएगा जिसके सारे साइड बराबर होंगे। तो वो वापस एक लूप ही बन जाएगा। तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? 0। मतलब कई सारे अगर वेक्टर एक ही जगह लग रहे हैं और सभी कोण जो है अपने आगे वाले के साथ बराबर बनाते हैं, तो उसका परिमाण 0 होगा। इसी सदिश को ना बोलकर मैं फोर्स बोल देता, बल बोल देता। यदि कई सारे बल लग रहे हैं जिनके मध्य कोण आगे वाले के साथ बराबर लग रहा है, तो बताओ टोटल फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा? तो उसका आंसर 0 होगा। और कोण का मान कुछ भी हो उस पर तो निर्भर ही नहीं कर रहा है। मैं कंफ्यूज करने के लिए बोल दूं π/50, π/20, π/40, अरे भाई साहब ये कैसा कोण है? तो आपको उससे परेशानी नहीं होना है, क्योंकि कोण पे तो निर्भर ही नहीं कर रहा, वो सब क्लोज लूप बन जाएगा ये, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात ये बता दो, नोट करके मैं बता देता हूं आपको, कि कम से कम कितने सदिश की जरूरत है 0 पाने के लिए। तो इसको क्लोज करने के लिए कम से कम 3 आपको सदिश की जरूरत पड़ेगी, तभी तो ये बहुभुज बनेगा, है ना। कम से कम 3 की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तीनों का तीनों इसी तल में आना चाहिए, समतल में आना चाहिए, है ना। मतलब कोप्लेनर होना चाहिए, इसी प्लेन में आना चाहिए। तो यदि कोप्लेनर वेक्टर है, समतलीय सदिश है, तो कम से कम कितने सदिश की जरूरत पड़ेगी? 3 सदिश की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यदि समतलीय नहीं है, मतलब 2 यहाँ है और तीसरा बाहर है, तो कम से कम 4 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको लिख देता हूँ नोट, मिनिमम नंबर, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड टू गेट 0 वेक्टर। मतलब समझ में आ रहा है? मिनिमम मतलब कम से कम सदिश की जरूरत पड़ेगी 0 वेक्टर पाने के लिए। नंबर 1, इफ कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब बता रखा हूं मैं, तो इसका आंसर होगा 3 वेक्टर्स। 3 सदिश चाहिए अगर तीनों का तीनों इसी तल में आ रहा है, समतलीय सदिश। यदि कोप्लेनर नहीं है, नॉन कोप्लेनर, मतलब समझ में आया? मान लो 2 इसमें है और तीसरा बाहर है, तो इस तल में तो नहीं आ रहा। तो अगर तीसरा बाहर है तो एक और चाहिए आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो कम से कम 4, कम से कम 4। तो मिनिमम कितना हो गया? 4 वेक्टर्स। और इन सभी में एक और बात बता दूं कि इसमें परिमाण जो है वो अलग होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इनका अलग होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैग्नीट्यूड समान हो गया तब तो 2 से ही 0 मिल जाएगा। कैसे? अगर तीसरा मैं लिख ही देता हूं यहाँ पर, जैसे ऐसे इस तरह से दोनों अगर समान है, 5 है ये भी 5 है, और दोनों विपरीत दिशा में है, तो 0 हो गया इसका आंसर, है ना। समतलीय है और परिमाण समान है,
तो वो जीरो होगा, दो में ही जीरो मिल जाएगा। लेकिन अगर परिमाण अलग है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, तब कम से कम 3 सदिश की जरूरत पड़ेगी अगर कोप्लेनर है। अगर नॉन कोप्लेनर है तो 4 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें लिख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने समझाया कि सदिश को घटाते कैसे हैं। घटाने का नियम है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, लेकिन थीटा किसके मध्य कोण होगा, ए और प्लस बी का। अच्छा, कॉस पाई माइनस थीटा होगा यदि बी को माइनस करके जोड़ोगे तो कहने का मतलब सब्ट्रैक्शन का कोई नया नियम नहीं है, जोड़ने वाला ही नियम यहाँ पे काम होता है। सिर्फ जिसको आप घटा रहे हो उसकी दिशा पलट दो और उसके बाद जोड़ दो, यही नियम। इसे b को मैंने ऐसे पलट दिया, माइनस बी हो गया, फिर इसको जोड़ दिया। तो अगर मैं ये चतुर्भुज बना देता हूँ a और b से, तो एक डायगोनल प्लस है तो दूसरा डायगोनल माइनस हो। यही सब बताया। फिर मैंने क्या बताया कि जीरो वेक्टर क्या होता है। जीरो वेक्टर वो होता है जिसको एक ऑर्डर में आप लिखें, एक यहाँ खत्म, बी वहाँ से चालू, बी जहाँ खत्म, सी वहाँ से चालू। तो अगर ये क्लोज लूप बना तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या है, 0, कई सारे सदिशों से बना हुआ है। उसके बाद मैंने क्या बताया, यदि इनके मध्य कोण सभी का बराबर बराबर बन रहा है तो एक बार घूमकर वो वहीं आ जाएगा। तो वहीं अगर आ गया तो इसका सदिश का योग 0 होगा। उसके बाद बताया कि कम से कम कितने सदिश की जरूरत पड़ेगी 0 पाने के लिए। तो अगर समतलीय सदिश है, इसी तल में आ रहा है, तो 3 चाहिए, मैग्नीट्यूड अलग होना चाहिए। और अगर इस तल में नहीं है, बाहर भी है, तो कम से कम 4 चाहिए। तो सारी बातें आप लिख लीजिए, फिर इसके कुछ सवाल लगाते हैं घटाने वाले। ठीक है, चलिए फिर एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कुछ ऐसा है कि आपको पहले एक जानकारी रखनी पड़ेगी कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी मतलब वेग, वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। ये एक सदिश है ना, ये एक सदिश है, इस वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जो स्पीड है, स्पीड यानी कि 4, ये एक अदिश है, ये स्केलर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसी पे सवाल में लेता हूं आपको। सवाल ये नहीं है, ये तो नोट करके लिख लो। सवाल क्या है कि एक गाड़ी है, एक कार है जो उत्तर दिशा की तरफ जा रही थी, ऐसे नॉर्थ। ठीक है, इधर नॉर्थ है, और एकदम से पूरब दिशा की ओर टर्न मारती है। तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग है, वेलोसिटी है। ठीक है, और फिर वो टर्न मारती है उसी 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से, इधर ईस्ट। ठीक है, आपको बताना है कि फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। तो मैं लिख देता हूं, अ कार मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ with velocity 5 meter per second turns east with velocity 5 meter per second. ठीक है, find change in velocity मतलब ये कि वेग में परिवर्तन कितना हुआ, ये बताना। तो अगर आपसे मैं यूं ही पूछता बिना पढ़ाई हुए कि 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से जा रही है उत्तर दिशा में, फिर वो पूरब दिशा की ओर मुड़ गई और 5 मीटर प्रति सेकंड ही रहा, तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ। तो आपको लगेगा 5 था, 5 ही रहा, 0 हो गया। आंसर गलत है, 0 नहीं होगा। तो इस बात को जरा समझते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्थ से ईस्ट टर्न मार दिया हो, तो ये क्या है, एक सदिश है। तो चेंज मैं यहां बता देता हूं, चेंज इन वेलोसिटी
चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? चेंज, इसको डेल्टा ऐसे लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल मतलब अंतिम, इनिशियल मतलब प्रारंभिक। ये हो गया अंतिम वेग, और इसको बोलेंगे प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। ठीक है, शुरुआती है और ये आखिरी है। तो देखो शुरुआत इसकी किधर थी? शुरुआत इसकी इधर थी, तो इसको आप u से बता सकते हैं। तो u है इधर और अंतिम किधर है? इधर। इसको v से बता सकते हैं, है इधर। तो आपको निकालना क्या है? आपको क्या निकालना है? देखिए यहाँ से ध्यान से। तो आपको निकालना है v वेक्टर माइनस u वेक्टर, ये निकाल। तो ये v प्लस u है, तो v माइनस u कैसे निकालोगे? सबसे पहले माइनस करो, तो माइनस ऐसे हो गया ना, माइनस u, और इधर प्लस v, सही है। और उसके बाद क्या करो? ये हो गया सदिश तरीके से जोड़ने का नियम। तो ये है आपका आंसर, ये है चेंज इन वेलोसिटी। तो वो क्या होगा? इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? 5, और इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या है? 5। तो इन दोनों के मध्य कोण कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि उत्तर और पूर्व, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। दक्षिण और पूर्व के मध्य कोण भी 90 डिग्री होता है, तो इसके मध्य कोण 90 डिग्री है। तो आप क्या लिखेंगे? डेल्टा v का मैग्नीट्यूड बराबर रूट v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। याद करो 90 डिग्री में मैंने बताया था आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता है। तो ये क्या बन गया? 5 और 5 25, 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। किस दिशा में है? दिशा बताइए। तो इस दिशा को क्या बोलेंगे? साउथ। इस दिशा को क्या बोलेंगे? ईस्ट। तो किस दिशा में है ये? साउथ ईस्ट। ठीक है ना। तो 45 डिग्री कोण में होगा। ये सारी बातें मैं सिखाऊंगा आपको कैसे देखते हैं, किधर किधर जाता है। पर मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझ आ रही है कि सदिश को घटाने का मतलब ये नहीं होता कि उसका परिमाण घटा दीजिए, दिशा भी देखना पड़ता है आपको। तो 5 से जा रहा था और 5 से ही वो टर्न मार दिया, पर 0 नहीं हुआ। हाँ, अगर मैं आपसे पूछता कि चेंज इन स्पीड क्या है, अगर ये पूछता चेंज इन स्पीड। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। स्पीड में क्या चाल है, तो आपको दिशा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसका परिमाण घटा दीजिए। तो मैग्नीट्यूड v माइनस मैग्नीट्यूड u घटा दीजिए, तो 5 में से 5 घटा दीजिए, उत्तर 0। तो चाल में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन वेग में परिवर्तन आया है, तो वेग इसका 5 रूट 2 का परिवर्तन होगा। ठीक है जी, आया समझ में? चलिए फिर और क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आगे, और भी मैं कराता रहूँगा। माइनस कोई नई बात नहीं है, प्लस ही है, सिर्फ उसको दिशा विपरीत करके जोड़ना होता है। ठीक है, फिर अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, इसको लिख लीजिए आप। चलो फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश। इकाई, ये यूनिट का मतलब होता है एक, और ये एक सदिश है। इसका मतलब यह एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण, यह एक
ऐसा सदिश है जिसका परिमाण इकाई होता है, परंतु उसकी एक निश्चित दिशा होती है। ठीक है, जैसे ये एक सदिश है A, ठीक है, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं कि इसके दिशा में एक यूनिट यानी कि वन यूनिट का एक लंबाई यहाँ पे खींचना, ठीक है। तो इतने दूर तक की जो मैग्नीट्यूड है उसको आप कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर को लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और इसकी दिशा वही होगी जो यूनिट वेक्टर के अलोंग है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर मतलब ए के ऊपर इस तरह से एरो दिखा दो, उल्टा ऐसे कैप, इसको कैप बोलेंगे, टोपी के तरह, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर, तो ए किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन वही होगी जो एक यूनिट की जो लंबाई है इसके दिशा में जो होगी। मतलब एक वेक्टर को लिख सकते हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ, ये इसकी डायरेक्शन हुई। तो यहाँ से तोड़ के अगर लिखोगे तो आप क्या कह सकते हो? यूनिट वेक्टर को बोलोगे अगर एक वेक्टर को उसी के परिमाण से भाग दे दो तो वो यूनिट वेक्टर देगा। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी वेक्टर को उसके परिमाण से भाग देने पे आता है। अभी मैं तुरंत से एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। जैसे एक उदाहरण के सहित, अभी नहीं समझ पाओगे, अभी रुक जाओ, मैं थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ। उसके पहले उदाहरण अभी समझ आएगा नहीं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक सदिश जो x अक्ष की ओर है, ये x, ये है y और इधर है z, ठीक है। हमेशा ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि x को y के तरफ अगर घुमाओगे तो जिधर अंगूठा आएगा वही z होता है, ठीक है ना। ऐसे ही इस चीज को दिखाते हैं। तो x दिशा की ओर एक यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करेंगे जिसको बोलेंगे i कैप। y अक्ष की ओर एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे जिसको बोलेंगे j कैप, और z की ओर डिफाइन करेंगे जिसको बोलेंगे k कैप, ठीक है। तो i क्या है? i का मैग्नीट्यूड, j का मैग्नीट्यूड और k का मैग्नीट्यूड, सभी का मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। i को क्या बोलोगे? यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, मतलब इकाई सदिश किस दिशा में? इकाई सदिश किस दिशा में? x अक्ष की ओर, ठीक है। उसी तरह से j को क्या लिखोगे? यूनिट वेक्टर अलोंग y, और k को यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं एक बिंदु यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं, 3,4, ठीक है। ये x है, इधर y है, ठीक है ना।
3,4, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि 3 आपको x अक्ष की ओर जाना है। तो एक वेक्टर अगर मैं बनाना चाहूँ तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन इसकी क्या है i, और मैग्नीट्यूड कितना लंबा आपको लाइन खींचना है 3, तो 3,4 का मतलब 3i क्या है। उसके बाद इसकी लंबाई क्या है 4, किस दिशा में है वो j का है, तो इसको लिखोगे 4j का। तो अगर मैं एक वेक्टर यहां लिख दूं इस तरह से r वेक्टर r, तो r क्या बना देखना जरा अपना उस नियम से याद करो जो नियम मैंने आपको त्रिभुज का जोड़ने का नियम सिखाया था। तो यहाँ क्या बना त्रिभुज, तो ये एक भुजा है ये दूसरी भुजा है, दोनों भुजा का योग r होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं 3i प्लस 4j, ठीक है। तो इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे, ये जो मूल बिंदु है जो ओरिजिन है, ओरिजिन से किस दिशा में वो सदिश है उसको बताने का ये तरीका है 3i प्लस 4j। मतलब जो भी कोऑर्डिनेट में दे दूं आपको, उदाहरण के लिए अगर मैं बोल दूं 4, -2, 3 ऐसे में लिख दूं, तो आप इसको पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे 4i कैप क्योंकि ये x है, -2j कैप और 3k कैप, ऐसे होता है, ठीक है। ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। तो किसी भी सदिश को लिखने का ये भी एक तरीका है। अब मैं आपको सिखाता हूं मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, ये मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं वो भी मैं तरीका बताता हूं। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, ये लंबाई ये लंबाई। तो अगर आप त्रिभुज का नियम लगाएं तो ये नियम ये मान कैसे लिखोगे, तो r का मान क्या होगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, पाइथागोरस के नियम से। तो अगर आप जनरल बनाएं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यदि जनरल बना देता हूं मैं, हाँ r बराबर rx i कैप प्लस ry j कैप प्लस rz k कैप, मैंने ये लिखा है। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड √r(x स्क्वायर ry स्क्वायर rz स्क्वायर का √, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ r, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तरीका है, इसको लिख लो। फिर इस पॉइंट को समझेंगे किसी ए वेक्टर का कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलो एक सवाल लेते हैं। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर along दिस वेक्टर। वेक्टर में दे रखा हूं 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ये ठीक है। इसके अलोंग आपको यूनिट वेक्टर बताना है, मतलब एक इकाई सदिश बताएं जो इस सदिश के दिशा में है। तो वो कैसे बताएंगे, a कैप बराबर a वेक्टर भाग देना है उसके मैग्नीट्यूड से। तो सबसे पहले ये सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले मॉड a निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ a कैसे निकलेगा, √3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 16, 4, ठीक है। तो 16, 4, 20, 9, 29, तो √29, ये मॉड ए आ गया। तो यूनिट वेक्टर क्या हुआ, यूनिट वेक्टर बराबर 3i प्लस 4j
प्लस 2k को किससे भाग देना है, रूट 29। अब मान लो ये ऐसा नंबर होता है जो इनसे कट जाता है, मान लो मैं कुछ कॉमन ले लेता, तो आप इसको कैंसिल कर सकते थे या दोनों को अलग अलग भाग दे सकते थे। मतलब इस तरह से 3/√29 आई कैप, 4/√29 जे कैप, 2/√29 के कैप। ये हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो कैसे मैं निकाल रहा हूँ, इस सूत्र से निकाल रहा हूँ। कोई भी अगर इस तरह से दिया जाए 3i + 4j + 2k, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x दिशा में 3 है, y में 4 है और z में 2 है, ठीक है। तो दूरी कैसे मैंने निकाला, इसी को रूट करके, तो ये इकाई सदिश निकालने का तरीका हो गया। तो किसी भी सदिश के दिशा में एक इकाई सदिश कैसे निकलता है, तो उस सदिश को उसके परिमाण से भाग दे देना होता है। और परिमाण कैसे निकलता है, तो इस तरीके से निकलता है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे इसको मिटाया नहीं था इसीलिए। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप लिख लीजिए। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यदि a सदिश 0.06 आई कैप प्लस y जे कैप प्लस 0.8 के कैप है, ठीक है, यदि ये दिया हुआ है। हाँ, यदि ये सदिश एक इकाई सदिश है, इकाई सदिश है, तो y का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये बात। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा बात है यहाँ पे। इसकी मैग्नीट्यूड क्या है बताओ, 1। इकाई सदिश क्या होता है, ऐसे सदिश जिसका परिमाण 1 है, ठीक है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसको लिखोगे कैसे, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, रूट के अंदर 0.6 का स्क्वायर, y का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 1। अब यहाँ से y का मान ज्ञात कर लो। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हट गया इधर से, तो ये क्या बना, 36 प्लस 64 बराबर 1। अब इन दोनों को जोड़ो तो ध्यान से, तो ये क्या बना, 1.00 प्लस y स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। अब अगर ये वाला जो यहाँ पे रखा हुआ है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है ना, दोनों 1 है, तो 1 1 ये दोनों कैंसिल हो गए, तो y का मान क्या हो गया यहाँ पे, 0। तो यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है, y का मान 0 हो गया। तो सिंपल सा सवाल था ये। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।